हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लास 10 साइंस। 7th क्वेश्चन है कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल जो होता है उसमें आप कैसे डिफरेंस बता सकेंगे। तो उनके भौतिक गुण देखते हैं, फिर रासायनिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण मतलब होता है कि उनकी गंध कैसी है, उनका रूप, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका गलनांक, क्वथनांक वगैरह बाहरी गुण को भौतिक गुण कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन या फिर कुछ लिटमस पेपर पर करते हैं तो वो रासायनिक गुण कहलाते हैं। एथेनॉल की गंध एल्कोहली होती है, जबकि एथेनोइक अम्ल की गंध तीव्र होती है। एथेनॉल का गलनांक जो होता है 156 के होता है, केल्विन होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 290 डिग्री केल्विन होता है। एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है, ये इधर भी मिसप्रिंट है, गलनांक ही इधर गलनांक लिखा हुआ है। गलनांक 290 केल्विन होता है, इधर क्वथनांक है दोनों साइड में। एथेनॉल का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन, जबकि एथेनोइक अम्ल का होएगा 391 केल्विन। अब रासायनिक गुण देखते हैं कि एथेनॉल जो होता है वो लिटमस पेपर पर कोई भी रिएक्शन नहीं करता, अर्थात उसको अगर अपन लिटमस पेपर पर डालेंगे तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो वो नीले को लाल करेगा ना ही लाल को नीला करेगा। जबकि एथेनोइक एसिड होता है वो नीले को लाल कर देता है। अपन ने याद भी कराया था ट्रिक, अनीला मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, लाल, नीला मतलब अम्ल, जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल करते हैं। तो जो एथेनोइक अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर देंगे, अर्थात नीला लिटमस पेपर लाल में बदल जाएगा। एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से भी कोई भी रिएक्शन नहीं करता, अर्थात उसको एथेनॉल को अगर अपन सोडियम कार्बोनेट जिसको धावन सोडा बोलते हैं उसके ऊपर भी डालेंगे तो उस पर कोई भी रिएक्शन वो नहीं करेगा। जबकि एथेनोइक एसिड होती है, अपने को पता है एसिड और जो कार्बोनेट होता है वो क्षार होता है, दोनों क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। अब अपने को पता है जो साबुन होता है वो कठोर जल में कार्य नहीं करता, पर जो डिटर्जेंट होता है वो कठोर जल में भी कार्य करता है। पर जो मिसेल का निर्माण तो साबुन भी बनाता है और डिटर्जेंट भी बनाता है। एक और आगे क्वेश्चन है कि क्या अल्कोहल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है, ये भी अपन देखेंगे। साबुन को जल में डालने पर मिसेल का निर्माण अर्थात झाग का निर्माण बनता है, क्योंकि साबुन के दो सिरे होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन तथा एक ऋणात्मक सिरा। एक तो पूंछ होती है और एक सिर होती है, आपको ऐसे ही याद रखना है। एक तो इसकी पूंछ होती है और एक सिर होता है। जो सिर होता है वो, और एक पूंछ होती है। सिर होता है वो जल रागी होता है और जो पूंछ होती है वो जल विरागी, अर्थात ये जल से दूर भागेंगे। और ये जो सिर होता है वो जल के पास रहेगा, जल के कांटेक्ट में रहेगा। जब ये जल जैसे ध्रुवीय विलायकों के साथ क्रिया करते हैं तो आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग आ जाता है, अतः वे साबुन के अणुओं के सिर को चारों ओर से घेर कर गुच्छे अर्थात मिसेल का निर्माण करते हैं। एथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं होती, इसीलिए साबुन के साथ झाग नहीं करते। ध्रुवीय विलायक वो होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाए, एथेनॉल जल में नहीं घुलता। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कार्बन तथा उसके यौगिक दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उसमें उत्पन्न करते हैं। इसका दहन नियंत्रित करना सरल है तथा ज्वलन ताप भी सामान्य होता है, अतः इनके यौगिक को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल में क्या क्या उपस्थित होते हैं, अपने को पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैम आप करके याद रख सकते हो, कैम CAM, CA से कैल्शियम और MG से कैम मैग्नीशियम। जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो कि साबुन के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील लवण बनाते हैं, अतः श्वेत अपक्षेप अर्थात झाग का निर्माण करते हैं। और अपने पता है साबुन और जो डिटर्जेंट होते हैं वो पोटेशियम और सोडियम आयन के बने हुए होते हैं। यदि आप लिटमस पेपर नीले या फिर लाल से साबुन की जांच करें तो क्या रिएक्शन देगा। अब अपने को पता है जो साबुन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर इसका होता है। तो ये क्या करेगा, बेसिक नेचर वाले अपने इसका ये याद किया था नीला अम्ल का, तो इसका उल्टा कर दो क्षार के लिए। क्षार के लिए अपन लाल से नीला कर देंगे और अम्ल के लिए अपन नीले से लाल कर देंगे, तो लाल को नीला करेगा। तो साबुन क्या होगा, लाल को नीला कर देगा, लाल लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा ब्लू में।
तो अपने को पता चल जाएगा कि ये सारी प्रकृति का साबुन होता है। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहले तो अपन देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। देखिए मिसेल के निर्माण का ये डायग्राम दे रखा है। जो बाहर की ओर गोले दिख रहे हैं वो सोडियम प्लस आयन है जो कि जल रागी होते हैं, और जो बीच में होते हैं ये वाले, ये तेल की बूंद होती है और साथ में हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है, ये होती है जो ऋणात्मक होती है। आपको पीछे और दिखा देती हूँ, उधर ये देखिए, ये है सोडियम आयन और ये है, बीच में है तेल की बूंद और ये है पूंछ और ये है सिर। जो पूंछ होती है वो तेल के साथ या फिर जो गंदगी होती है उसके साथ मिसेल कण का निर्माण करती है। और जो साबुन होते हैं अपने को पता है, जो भी साबुन होते हैं या फिर अपमार्जक होते हैं वो दुर्बल अम्ल और प्रबल सार होते हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल सार, ये एग्जाम में आ सकता है। जो साबुन होते हैं वो या तो दुर्बल अम्ल या प्रबल सार, या प्रबल अम्ल दुर्बल सार, प्रबल अम्ल दुर्बल सार, ऐसे ऑप्शन में 4 करके कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल सार होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन को समझना पड़ेगा संतृप्त असंतृप्त कार्बन यौगिक में क्या अंतर है। अब अपने को पता है जो एल्केन होते हैं वो संतृप्त होते हैं, और एल्किन और एल्काइन होते हैं वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। एल्केन जैसे मेथेन, एथेन और मीथेन और मिथाइन, ऐसे एन, इन और आइन इनके पीछे लगते हैं। हाइड्रोजनीकरण वाला हो गया। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, अपने को पता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी होती है, जो एल्कीन और एल्काइन, जो एल्कीन और एल्काइन होती है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। देखो मैंने आपको बताया था इधर, ये एल्कीन और एल्काइन ये असंतृप्त हार्मोन, जो एल्केन होते हैं वो संतृप्त हार्मोन कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं वो हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त कार्बनिक यौगिक बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहलाते हैं। अगर अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन जोड़ दे तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को अपन हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, और घी बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज लिया जाता है।